हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सीयूईट की आज की ये वीडियो है बहुत ही खास आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट वन शॉट में कवर करवाऊंगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड। ये दोनों टॉपिक्स बच्चों हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन के थे, जब आज से 5 साल पहले हम बहुत छोटे मासूम बच्चे हुआ करते थे कक्षा 11वीं में। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, सारे पॉइंट्स सारी चीज़ें इसमें जल्दी से अच्छे से आपको कवर करवाता हूँ, तो बस पूरी वीडियो को एंड तक आप ध्यान से देख लेना। तो सबसे पहले बच्चों मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोर्शन कवर करूँगा आपके साथ कि इसमें देखो क्या क्या पॉइंट्स हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर हमारा जो पहला पॉइंट है वो है यूटिलिटी, कि भाई यूटिलिटी क्या होती है। तो यूटिलिटी का मतलब सिंपल होता है सेटिस्फैक्शन, यानी कि जब आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हो तो आपको मज़ा आता है, उस मज़े को उस किसी भी कमोडिटी के पावर ऑफ या सेटिस्फाई करने की क्षमता को आप यूटिलिटी कह सकते हो। अब इसको हम मेजर करते हैं एक टर्म्स में जिसे कहा जाता है यूटिल्स, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये यूटिलिटी दो प्रकार की हो सकती है, एक को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी और एक को बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। अब इनमें क्या फ़र्क है और ये आखिर है क्या। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपने एक एप्पल खाया। अब एप्पल खा के आपको मज़ा आया लेट से 10 यूटिल्स का, तो इस 10 यूटिल्स को ही हम मार्जिनल यूटिलिटी भी कह सकते हैं। जब आप सेकंड एप्पल खाओगे तो अब आपको मज़ा आएगा 8 यूटिल्स का, तो हम कह सकते हैं सेकंड एडिशनल एप्पल की यूटिलिटी है 8 यूटिल्स, तो इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। या इसी तरह आपने थर्ड एप्पल खाया तो आपको मज़ा आया 5 यूटिल्स का, तो हम कह सकते हैं कि थर्ड एडिशनल एप्पल की यूटिलिटी है 5 यूटिल्स, तो इसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। लेकिन टोटल यूटिलिटी जो होता है वो होता है सारी मार्जिनल यूटिलिटीज़ का सम, यानी कि पहला एप्पल खाया तो 10 यूटिल्स, 2 एप्पल खाने के बाद टोटल 18 यूटिल्स, 3 एप्पल खाने के बाद टोटल 23 यूटिल्स एंड सो ऑन। तो ये हो गया MU, वो हो गया TU। इनके फॉर्मूले हैं जी। MU का फॉर्मूला है चेंज इन TU अपॉन चेंज इन यूनिट्स और TU का फॉर्मूला है सिग्मा MU। अब MU के फॉर्मूले पे थोड़ा सा गौर फरमाना, क्योंकि MU का फॉर्मूला है चेंज इन TU अपॉन चेंज इन यूनिट्स, तो इसीलिए MU जो होता है वो स्लोप होता है किसका, टोटल यूटिलिटी का। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी रिलेशनशिप्स के बहुत ही सिंपल और बेसिक पॉइंट्स होते हैं TU और MU के बीच में। रिलेशनशिप के पॉइंट्स कुछ इस प्रकार हैं कि जब MU पॉजिटिव रहता है तो उस समय TU भी इंक्रीज़ करेगा, जब MU ज़ीरो हो जाता है तो TU का वो मैक्सिमम पॉइंट होगा, और जब MU नेगेटिव होता है तब फिर TU फॉल करेगा, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं। बाकी MU TU का स्लोप है, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो TU और MU का रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट होता है लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब है कि जब आप ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते रहते हो एक के बाद एक लगातार, तो आपको जो मज़ा आता है, यूटिलिटी मिलती है, वो धीरे धीरे कम होती रहती है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसी तरह इक्विलिब्रियम में एक छोटा सा लॉ है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। उसका मतलब होता है कि लेट से आप दो गुड्स कंज्यूम करते हो, एक गुड है X, एक गुड है Y। गुड X की मार्जिनल यूटिलिटी को अगर गुड X के प्राइस से डिवाइड करते हो तो वो बन जाएगा MUX अपॉन PX। इसी तरह गुड Y के मार्जिनल यूटिलिटी को गुड Y के प्राइस से डिवाइड करते हो तो वो बन जाएगा MUY अपॉन PY। अब एक पॉइंट ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर आपका ये LHS और RHS बराबर हो जाए, जो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंट पर अगर है, तो इसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। क्योंकि उसका रीज़न भी है, क्योंकि एल्फ्रेड मार्शल साहब जिनकी हम ये यूटिलिटी अप्रोच की स्टोरियाँ पढ़ रहे हैं, उनके मुताबिक ये स्थिति किसी भी कंज्यूमर के लिए एक इक्विलिब्रियम की स्थिति होती है, यानी कि यहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है अगर वो दो गुड्स कंज्यूम करता है। तो बस ये कंडीशन याद रखनी है आपको अपने MCQ के लिए, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MU ऑफ लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच गुड। बाकी कार्डिनल और ऑर्डिनल दो तरह की यूटिलिटी एनालिसिस हैं प्यारे बच्चों। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस हमारे एल्फ्रेड मार्शल साहब ने दी है, जिसमें आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो, और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस हमारे साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट JR हिक्स साहब ने दी है, जिसमें आप सिर्फ यूटिलिटी को रैंक वाइज
बता सकते हो। जैसे कि आप बता सकते हो कि सर मुझे एप्पल ज़्यादा पसंद है, ऑरेंज कम, तो आप रैंक दे सकते हो। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि एप्पल खा के 10 यूटिल्स का मज़ा आया या ऑरेंज खाकर 5 यूटिल्स का मज़ा आया, वो नहीं बता सकते हो। तो ये हो गए दो प्रकार के यूटिलिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये ज़रूर ध्यान रखना है पॉइंट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर कंज्यूमर को मिलेगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, सिंपल, और वो चेंज नहीं करेगा। अब इसमें दो अप्रोचेज़ हैं और दो अप्रोचेज़ में मिलाकर टोटल 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं पहली अप्रोच बताता हूँ। पहली अप्रोच है यूटिलिटी अप्रोच, जिसमें आप सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूम करते हो, एक गुड कंज्यूम करते हो। तो इसकी कंडीशन होती है MU ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय MU ऑफ रुपी, जिसको हम MUMB कह देते हैं, यानी कि जो LHS में लिखा हुआ है उसको MUMB कहा जा सकता है। तो अगर वो प्राइस के बराबर हो जाए तो देन इट इज़ नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आपको सिंपल एक कंडीशन याद रखनी है, MUM मतलब मनी की टर्म्स में जो यूटिलिटी है वो प्राइस के बराबर है, तो MUM इक्वल टू प्राइस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर कंज्यूमर 2 गुड्स कंज्यूम करता है तो वो कंडीशन आपने पहले पढ़ी ली, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वाली, कि MUX अपॉन PX अपॉन MUY अपॉन PY बराबर होगा MU ऑफ लास्ट रुपीज स्पेंड। ये कंडीशन याद रखनी है। दूसरी कंडीशन बहुत ही सिंपल है, वो ऑटोमेटिकली चलती ही है, कि टोटल एक्सपेंडिचर जो आप करते हो गुड्स पर वो आपके मनी इनकम के बराबर होना चाहिए। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स से कि एक गुड X है 2 रुपये का और आपने 10 यूनिट्स खरीद लिए, तो आपने टोटल एक्सपेंस कितना कर दिया, 20 रुपये। इसी तरह मान लो गुड Y है 3 रुपये का और आपने खरीद लिए 10 यूनिट्स, तो गुड Y पर आपने कितना खर्चा कर दिया, 30 रुपये का। तो 20 रुपये खर्च गुड X पर करे, 30 रुपये खर्च गुड Y पर करे, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर आपकी मनी इनकम के बराबर होना चाहिए। तो हम एज्यूम अगर कर लें कि आपके पास 50 रुपये थे और आपने टोटल 50 रुपये ही खर्च भी कर दिए, तो ये भी एक कंडीशन ज़रूरी होती है 2 कमोडिटीज़ के अंदर। तो बस ये हो गई कंडीशन। बाकी इसके बाद बंडल किसे कहते हैं, तो बंडल बेसिकली 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है जो आप खरीद सकते हो अपनी गिवन इनकम में। बजट सेट किसे कहा जाता है, बजट सेट में वो सारे बंडल्स आ जाते हैं जिसमें जो आप अपने गिवन इनकम में खरीद सकते हो। तो सिंपल भाषा में बोलूँ तो समझाने के लिए, बंडल मतलब समझ लो एक थैला जिसमें 2 गुड्स रखे हुए हैं कोई भी, और ऐसे खूब सारे बंडलों के सेट को बजट सेट कहते हैं जो आप खरीद सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है बजट कॉन्स्ट्रेंट। बजट कॉन्स्ट्रेंट का मतलब है कि जब आपका एक्सपेंडिचर लेस देन इक्वल टू हो आपके मनी इनकम के, तो उसको बोलते हैं बजट कॉन्स्ट्रेंट। लेकिन बजट लाइन जो होती है, बजट लाइन एक डायग्रामेटिकल कर्व है, बनाकर दिखाता हूँ। बजट लाइन वो ये रिप्रेजेंट करती है कि अगर आप अपना सारा मनी इनकम खर्च कर दोगे तो मैक्सिमम क्या गुड्स खरीद सकते हो। तो ये बजट लाइन ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग आपको नज़र आती है। और इसकी एक इक्वेशन भी होती है, बजट लाइन इक्वेशन, जो सिर्फ ये कहती है, अगेन सेम थिंग, कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर आपके मनी इनकम के बराबर है। तो इस इक्वेशन को बजट लाइन इक्वेशन कहते हैं। फिर बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो बजट लाइन के स्लोप को 2 बातों में आप कहना, या तो रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ 2 गुड्स मतलब PX अपॉन PY, या शॉर्ट में इसको कहते हैं MRE, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मोनोटॉनिक प्रेफरेंस, कि मोनोटॉनिक प्रेफरेंस क्या होता है। मोनोटॉनिक प्रेफरेंस का मतलब है कि अगर आपको 2 बंडल्स दिए जाएं 6,5 और 5,5, तो आप किसकी तरफ भागोगे, सर हम तो उसकी तरफ भागेंगे जहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, हम तो 6,5 की तरफ भागेंगे। तो बस इसी बात को मोनोटॉनिक प्रेफरेंस कहते हैं कि भाई कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा की तरफ भागता है, वो अपने लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देखता है। तो दिस इज़ मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। तो इंडिफरेंस कर्व एक बहुत सिंपल ऐसा बनाकर दिखा देता हूँ कर्व है, जो ये डिनोट करता है कि आप 2 गुड्स का अगर कोई भी कॉम्बिनेशन चूज़ करते हो तो सभी पॉइंटों पर आपका सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा, तो दैट इज़ नोन एज इंडिफरेंस कर्व। बाकी एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व अगर होते हैं किसी भी डायग्राम पर तो उसको इंडिफरेंस मैप कह देते हैं, सिंपल। और इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि जो इसका स्लोप है, ढलान जो है,
इसकी ढलान को मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहा जाता है, जिसको निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला भी याद रखना है, डेल्टा गुड्स सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय डेल्टा गुड्स गेन्ड, यानी कि आपने कितने गुड्स सैक्रिफाइस कर दिए दूसरे गुड को ऑब्टेन करने के लिए, तो उसको अगर आप डिवाइड करके निकालोगे तो ये स्लोप भी आ जाता है। बाकी MRS की वैल्यू जनरली डिमिनिशिंग होती है, मतलब कम होती है। इसी वजह से इंडिफरेंस कर्व जो आप देख रहे हो इसका शेप कॉन्वेक्स होता है। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिफरेंस कर्व की, जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये आपको पता लग गया, ये कॉन्वेक्स है, ये आपको पता लग गया। लेकिन दो बातें और पता होनी चाहिए, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, तो दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, और हायर इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो हमेशा आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। तो जितना हाई होगा इंडिफरेंस कर्व उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। और लास्ट पॉइंट होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसमें कंडीशन बहुत सिंपल है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपकी जो बजट लाइन है, लेट्स से ये बजट लाइन है, और जो कंज्यूमर जो आपका इंडिफरेंस कर्व है, जब वो टेंजेंट होता है उस पॉइंट को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। और वो उसी पॉइंट पर होता है जब बजट लाइन का जो स्लोप है वो इंडिफरेंस कर्व के स्लोप के बराबर हो जाए। तो ये वो जो हाथ का निशान बना रहा हूँ, ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपका बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है, बराबर। तो इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। बाकी दूसरी कंडीशन तो आपको पता ही है कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होना चाहिए, तो वो तो है ही। अच्छा जी, अब चलते हैं आपके दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, डिमांड। जो मैंने कहा था इसमें हमें बेसिकली डिमांड, उसके फैक्टर्स, शिफ्ट्स, चेंजेस और इलास्टिसिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम डिमांड के बारे में देखते हैं। डिमांड तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था कि डिमांड का मतलब होता है कि आप कितने यूनिट्स खरीदना चाहते हो या खरीद सकते हो गिवन प्राइस पर। बाकी डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे प्राइस अगर बढ़ेगा तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी इन्वर्स रिलेशन। फिर इसके बाद है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, मतलब जैसे कार और पेट्रोल। अब उसमें अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर कार जो है सब्सटीट्यूट गुड्स जैसे टी और कॉफ़ी, तो अगर इसमें टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर आपकी कॉफ़ी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कार और पेट्रोल, कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर कार की डिमांड कम हो जाएगी, तो यहाँ हम कह सकते हैं इन्वर्स रिलेशन। इसी तरह इनकम के बढ़ने पर आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ा दोगे तो डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन इनकम के बढ़ने पर इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर दोगे तो इन्वर्स रिलेशन। बाकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस और अदर फैक्टर्स भी हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स हो गए डिमांड को प्रभावित करने के। अब इसी बात को जब हम एक मैथमेटिकल रिलेशन दे देते हैं तो ये बन जाता है बच्चों डिमांड फंक्शन, यानी कि डिमांड इज फंक्शन ऑफ PX, PR, Y, T, O, यानी कि डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हो गए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट और अदर फैक्टर्स। टैबुलर प्रेजेंटेशन जब हम करते हैं जो प्राइस और डिमांड के इन्वर्स रिलेशन को शो करे उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। और अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम करते हैं जो प्राइस और क्वांटिटी को शो करे तो वो बन गया डिमांड कर्व। बाकी लॉ ऑफ डिमांड ये एक बड़ी सिंपल चीज़ होती है। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो जाएं, जिसको हम कहते हैं सेटरस पैरिबस, तो फिर प्राइस और डिमांड के बीच में एक इन्वर्स रिलेशन होगा। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है या क्वांटिटेटिव। तो ध्यान रखना ये एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि ये सिर्फ रिलेशन बताता है प्राइस और डिमांड का, जो कि है इन्वर्स। तो इसीलिए इसमें हम क्वालिटेटिव स्टेटमेंट कहते हैं, ना कि क्वांटिटेटिव। बाकी अजम्पशंस हैं लॉ ऑफ डिमांड की कि सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, दूसरे वाले PR भी कांस्टेंट रहेगा, इनकम भी कांस्टेंट रहेगी, टेस्ट भी कांस्टेंट रहेगा और अदर फैक्टर्स भी कांस्टेंट रहेंगे। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, पॉइंट नंबर 8, जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते, जैसे गिफन गुड्स हो गए। जैसे आपका जो सर रॉबर्ट गिफन ने बताए थे, जिसमें उन्होंने एक स्टोरी बताई थी कि भाई कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करते। तो उन्होंने देखा था कि जैसे ब्रेड एक ऐसा गुड है जो बहुत सस्ता गुड था, तो उसका प्राइस बढ़ रहा था तो भी डिमांड बढ़ रही थी, या मान लो ऐसा गुड जिसका प्राइस कम हो रहा है फिर भी डिमांड कम हो रही है, तो वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते थे। इसी तरह वेबलेन या कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स जैसे डायमंड, इनका प्राइस जितना ज़्यादा महंगा होता है
तो स्टेटस सिंबल में खरीदने वाले लोग उतना ही ज़्यादा इसको खरीदना चाहते हैं। या नेसेसिटी गुड, सॉल्ट, ये तो डिमांड इनकी अफेक्ट ही नहीं होती प्राइस के बढ़ने घटने पर। या इमरजेंसी गुड्स जैसे मेडिसिन, आपको मेडिसिन अगर खरीदनी है तो खरीदोगे, तो प्राइस बढ़े या घटे ये डिमांड इनकी प्रभावित नहीं होगी। हैबिचुअल गुड्स, जिन चीज़ों की आपको आदत है उनकी भी डिमांड आप कभी भी चेंज नहीं करोगे। या फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कई बार आपको कुछ चीज़ों की एक्सपेक्टेशन होती है कि ये फ्यूचर में बहुत महंगे हो जाएंगे, जैसे गोल्ड या लैंड, तो आप इनकी भी डिमांड अभी ज़्यादा करोगे चाहे प्राइस बढ़ भी क्यों ना रहा हो। तो कुछ चीज़ें लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती हैं। बाकी लॉ ऑफ डिमांड के बारे में या डिमांड कर्व के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बनता है डिमांड कर्व। तो इसके पीछे बेसिकली 4 रीजंस होते हैं कि भाई डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, या प्राइस और क्वांटिटी का इन्वर्स रिलेशन क्यों है कि प्राइस कम हुआ क्वांटिटी बढ़ गई, ऐसा क्यों हो रहा है, वाई। तो पहला रीज़न होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये कहता है कि जब हम ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारी यूटिलिटी कम आती है, मज़ा कम मिलता है, तो ऐसे में फिर हम उसका प्राइस कम पे करना चाहेंगे। तो यहाँ पर एक क्वांटिटी और प्राइस का इन्वर्स रिलेशन बन गया, इसने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ने ये बोला। इसी तरह इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट में ये होता है कि अगर मान लो आपकी इनकम बढ़ गई तो हम कहते हैं आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। परचेजिंग पावर बढ़ने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो गुड्स है वो एक तरह से आपके लिए सस्ता हो गया, और गुड्स सस्ता हो गया तो आप उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा खरीद लोगे, तो ये भी एक इनकम इफेक्ट का पॉइंट बन गया। इसी तरह से सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, वो कहता है कि अगर मान लो कोई सब्सटीट्यूट गुड है, लेट से टी, वो सस्ती हो गई, तो अब आप क्या सोचोगे कि भाई कॉफ़ी जो है वो ज़्यादा महंगी है, तो फिर आप कॉफ़ी कम खरीदोगे, तो ऑटोमेटिकली कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एक सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हो गया। और नंबर ऑफ कंज्यूमर, अगर किसी मार्केट में कंज्यूमर्स बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर डिमांड भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर प्राइस कम हुआ है तो प्राइस कम होने को देखकर या प्राइस कम होने की वजह से नए नए ग्राहक आ जाएंगे उस मार्केट में, और नए ग्राहक जब आते हैं, कंज्यूमर्स जब बढ़ते हैं तो डिमांड भी बढ़ जाती है। तो ये 4 मतलब रीजंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को अगर आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, तो आंसर इज प्राइस इफेक्ट, ये याद रखना है। तो इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को अगर आप ऐड कर लोगे तो क्या बन जाएगा, प्राइस इफेक्ट। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या चेंज इन डिमांड, क्या फ़र्क है, या फिर मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व या शिफ्ट इन डिमांड, क्या फ़र्क है। तो बेसिकली चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है 2 तरह का, जिसमें प्राइस के कम होने की वजह से या तो एक्सपेंशन होता है डिमांड का या एक्सटेंशन कह लो, और प्राइस के बढ़ने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है डिमांड का। तो इसमें आपका डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता, इसमें डिमांड कर्व पे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर सिर्फ मूवमेंट होती है, जो मैं आपको भी बताता भी हूँ, दिखाता भी हूँ कैसे। लेकिन जब किसी भी अदर फैक्टर की वजह से, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, आपकी डिमांड या तो बढ़ जाती है, प्राइस नहीं चेंज होता, लेकिन किसी दूसरे रीज़न की वजह से डिमांड बढ़ जाती है या घट जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। तो आपको बेसिक डायग्राम का बस ज्ञान देने के लिए बनाकर दिखा रहा हूँ। तो मान लो ये डिमांड कर्व है, अब प्राइस तो सेम है लेकिन फिर भी क्वांटिटी बढ़ गई, तो ये हो गया राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। या डिमांड कम हो गई अंदर की तरफ, तो ये हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। तो डिमांड में प्राइस के बिना चेंज हुए भी क्वांटिटी बढ़ घट सकती है, तो इसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड। लेकिन जब डिमांड कर्व सेम रहता है और प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी कम हुई, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन। या प्राइस के कम होने की वजह से अगर क्वांटिटी बढ़ गई तो ये हो गया एक्सपेंशन। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। बाकी मार्केट डिमांड, ये सिंपल पॉइंट है कि जब आप सारे इंडिविजुअल डिमांड्स को ऐड कर देते हो, उसका एग्रीगेट कर देते हो, तो उसको बोल देते हैं मार्केट डिमांड, सिंपल। और मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने के सारे फैक्टर्स ऑलमोस्ट आपके सेम ही हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर बच्चों डिमांड के अंदर आखिरी टॉपिक होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। देखो पहले आप इलास्टिसिटी का मतलब समझो, आखिर इलास्टिसिटी है क्या। इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि ये आपको ये बताता है कि आपकी क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है ना। अब क्वांटिटी में चेंज होने के रीजंस क्या होते हैं। क्वांटिटी में चेंज प्राइस की वजह से भी हो सकता है, इनकम की वजह से भी हो सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से भी हो सकता है। तो जब प्राइस की वजह से चेंज होगा तो हम कह देंगे प्राइस इलास्टिसिटी।
अगर क्वांटिटी में चेंज इनकम की वजह से आएगा तो आप कह दोगे इनकम इलास्टिसिटी, और अगर क्वांटिटी में चेंज सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से प्राइसेस से आएगा तो आप कह दोगे क्रॉस इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, सिंपल। अब इसको मेजर करते हैं और इसकी डिग्रियां बनाई हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कि अगर मान लो आपका डिमांड कर्व बन रहा है लेट से पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसको कह दिया कि ये इन्फिनिटी इलास्टिसिटी है, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक, की क्वांटिटी कुछ भी चेंज हो रही है। इसी तरह अगर मान लो डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस बना दिया, तो इसका मतलब होता है बिल्कुल हाइपोथेटिकल केस उल्टा, कि आपकी इलास्टिसिटी है ही नहीं, जीरो, परफेक्टली इनइलास्टिक। अब ये दोनों तो हाइपोथेटिकल केस होते हैं, लेकिन जनरली इलास्टिसिटी तीन चीज़ों से चल रही है, तीन बातों पर चल रही है। एक में डिमांड कर्व आपका थोड़ा फ्लैटर होगा, एक में थोड़ा सा नॉर्मल होगा और एक में काफ़ी स्टीपर होगा। फ्लैटर वाले डिमांड कर्व का मतलब है इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, स्टीपर वाले डिमांड कर्व का मतलब है इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, और नॉर्मल या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाले डिमांड कर्व का मतलब है कि आपकी इलास्टिसिटी 1 के बराबर है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर फ्लैटर डिमांड कर्व है तो इसका मतलब डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही है, तो इलास्टिसिटी मोर देन 1। स्टीपर डिमांड कर्व है तो इसका मतलब डिमांड कम चेंज हो रही है, तो यानी इलास्टिसिटी लेस देन 1। और नॉर्मल सा डिमांड कर्व है यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व है, तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, मतलब जितना प्राइस में चेंज उतना क्वांटिटी में चेंज। बाकी इसको मेजर करने के भी बच्चों मेथड्स होते हैं, जिसमें आपको मेनली 3 मेथड्स की बात करूं। पहला तो हो गया परसेंटेज मेथड, वेरी सिंपल। आपको एक फॉर्मूला लगाना है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सिंपल। और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस को अगर आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो वो फॉर्मूला बन जाएगा Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0 इंटू P0 अपॉन Q0। इसमें P0 और Q0 का मतलब होता है ओल्ड वाला प्राइस और ओल्ड वाली क्वांटिटी, और P1 और Q1 का मतलब होता है नया वाला प्राइस और नई वाली क्वांटिटी। इसके अलावा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी होता है, जिसमें आप पहले टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड करते हो, जिसका फॉर्मूला है P इंटू Q। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस है 5 रुपये, क्वांटिटी है 6 यूनिट्स, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कितना आएगा टोटल एक्सपेंडिचर। जाओ मत बताओ कमेंट करके, मेरा तो आ गया 30 रुपये। तो ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। अब इस मेथड को अप्लाई कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। हम प्राइस के साथ टोटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करते हैं। अगर प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, क्या बोला, प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इलास्टिसिटी होगी लेस देन 1। ठीक है सर। अगर प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, या उल्टा प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं, तो फिर इलास्टिसिटी होगी मोर देन 1। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टोटल एक्सपेंडिचर चेंज ही नहीं होगा, तो फिर हम कहेंगे इलास्टिसिटी है इक्वल टू 1। तो इसके 3 केसेस याद रखना है MCQ के लिए। बाकी ज्योमेट्रिक मेथड के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो एक डायग्रामेटिकल मेथड है, जिसमें बेसिकली बस फॉर्मूला पढ़ लो आप, क्या होता है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो इसमें एक डिमांड कर्व होता है, जिसमें अलग अलग पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी होती है। सबसे ऊपर इन्फिनिटी, फिर उसके नीचे ग्रेटर देन 1, बीचों बीच इक्वल टू 1, थोड़ा सा नीचे लेस देन 1, और सबसे नीचे 0। तो ये इलास्टिसिटी का ज्योमेट्रिक मेथड है। लेकिन इसको निकालते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, जिसकी एप्लीकेशन आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत। और लास्ट पॉइंट होता है बच्चों इसमें कि कौन से फैक्टर्स इलास्टिसिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, मतलब कि किन फैक्टरों की वजह से इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी। तो इसमें बहुत सिंपल तरीका याद करने के लिए बताता हूँ। अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड ज़्यादा है तो फिर आपकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी, सिंपल। नेचर ऑफ कमोडिटी, अगर आप लग्जरी गुड्स खरीदने की बात करते हो तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड ज़्यादा है, मान लो 5 साल, तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। कम है तो कम होगी। प्रोपोर्शन इन टोटल एक्सपेंडिचर, मान लो आपका बजट है 10 लाख और उसमें से आपको 9.5 लाख की कोई गाड़ी खरीदनी है, तो इसका मतलब उसका बजट में प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर बजट में प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा होगा तो आपकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी। और अगर आपको कोई माचिस का डब्बा खरीदना है, मैच बॉक्स, जो 10 रुपये का है, तो उसका प्रोपोर्शन बहुत कम है, तो इसीलिए उसकी इलास्टिसिटी भी बहुत कम होगी। तो सिंपल भाषा में बोलूँ तो ज़्यादा प्रोपोर्शन तो ज़्यादा इलास्टिसिटी। और नंबर ऑफ़ यूजेस, कुछ प्रोडक्ट्स को आप बहुत सारे ज़्यादा यूजेस में यूज़ कर सकते हो, जैसे मिल्क,
डायरेक्ट भी पी सकते हो, मिठाई भी बना सकते हो, पनीर भी बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो ऐसे गुड्स की इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी। तो रट्टू तोतों के लिए बता देता हूँ याद करने का सिंपल तरीका कि क्लोज सब्सटीट्यूट ज़्यादा तो इलास्टिसिटी ज़्यादा, टाइम ज़्यादा तो इलास्टिसिटी ज़्यादा, प्रोपोर्शन इन बजट ज़्यादा तो इलास्टिसिटी ज़्यादा, नंबर ऑफ़ यूजेस ज़्यादा तो इलास्टिसिटी ज़्यादा। तो भैया रट के बैठ जाओ, कुछ भी ज़्यादा तो इलास्टिसिटी ज़्यादा, सिंपल। बाकी हाँ लग्जरी गुड्स हैं तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। तो ये आपके फैक्टर्स बन गए इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो 17 पॉइंट्स डिमांड के और उससे पहले 24 छोटे छोटे पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के। आधे घंटे के अंदर आपका हो गया, बल्कि आधा घंटा भी नहीं, 26 मिनट लगा। तो अब इस वीडियो को दो तीन बार देख लेना। तो और अगर आपके पास है पुरानी 11th की कोई भी बुक माइक्रो की तो उससे भी रेफर कर सकते हो। सारे पॉइंट्स कवर हो गए, ब्रशअप हो गया। बाकी वीडियो में कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और बहुत जल्दी जब आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तब तक आप इन सब बातों को अच्छे से पढ़ कर रखना, रिवाइज करके रखना। और बस कार्य आज का समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मम्मी पापा का कहना सुनते रहें। बाय बाय।